नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर सोफार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। 300 साढ़े 300 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में, इनफैक्ट 400 अंकों की बढ़त अब सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। आधा % के आसपास का उछाल वहां पर है। इसके अलावा निफ्टी भी करीब 18,374 375 के जोन्स में डे हाई के आसपास वो भी कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक करीब आधा % की तेजी वहां पर है। 1/4% ज्यादा का उछाल वहां पर भी है। और आज मिड कैप स्मॉल कैप भी फ्लेवर में है। 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब आधा % से ज्यादा की बढ़त के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पूरे ही मार्केट्स में अक्रॉस द बोर्ड आज बाइंग देखने को मिल रही है और लोअर लेवल से जो रिकवरी है उसमें कैश मार्केट के स्टॉक्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिन की ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से 1800 शेयर तेजी में और करीब 1100 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी के 50 में से 40 शेयर आज तेजी में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे आज हम अलग अलग दर्शकों से। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद होंगे दर्शक, कोलकाता से मौजूद होंगी, जयपुर से मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके और उनके पोर्टफोलियो को लेके। और साथ ही साथ हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं गौरांग सर, जिनसे हम बातचीत करेंगे उनके सवालों को लेकर और गौरांग सर से उनकी राय रणनीति भी हम जानेंगे। लेकिन अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, यानी कि आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7045220000 ये एक माध्यम है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके अलावा आप सोशल मीडिया के जरिए भी या फिर अलग अलग माध्यम के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। गौरांग सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लंबे अंतराल के बाद आज आपसे मुखातिब है। पहले तो मार्केट्स को लेकर अपना व्यू, क्योंकि बढ़िया तेजी में बाजार वापस लौटा है कुछ हल्की बिकवाली के बाद। कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए मौजूदा स्तरों पर? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। वाकई में एक अरसा हो गया हमारी और आपकी मुलाकात हुई, लेकिन जब भी आपसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुमित, आपसे बात करते हुए, बाजार के चर्चा करते हुए। तो छोटी अब मेरे ख्याल से महज कुछ 12 या 14 दिन बचे हैं इस साल को निर्णायक तरीके से बीतने के लिए। और हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है कि जो पहले हफ्ते में इस महीने के हमने एक सर्वोच्च स्तर बनाया सेंसेक्स और निफ्टी का, तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा बाजार कंसोलिडेट करेगा, एक दायरे में कामकाज करेगा। 18,100 18,200 ये नीचे के तरफ के, मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, दायरा हमें दिख रहा है। यहाँ से नीचे जाने के लिए जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि यहाँ से हम और भी नीचे जाए। और ऊपर की तरफ 18,500 600 पर मुनाफा वसूली दिखती है हमें। और ये पिछले हफ्ते भी अगर आप देखें सुमित तो यही सिलसिला चल रहा था, और हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक हमें इस वातावरण और माहौल में बाजार को समय बिताना पड़ेगा। और जितना समय हम यहाँ पर बिताते हैं उतनी ही मजबूत बुनियाद बनती है, जिससे जो भविष्य में ऊपर के स्तर होंगे उसको झेल पाना मेरे ख्याल से बहुत ही आसान होगा, और वहां से ऊपर के तरफ के दायरे और भी बनेंगे। तो बाजार के ऊपर अगर नीचे आता है 18,200 के आसपास या उसके नीचे, तो लंबी अवधि के लिए जो बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र है और अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी मैनेजमेंट है, कारोबार का भविष्य और रणनीति स्पष्ट रूप से सामने रखी है, ऐसी सब कंपनियों में निवेश करना चाहिए। क्षेत्र अगर आप मुझे पूछे तो वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग, एनबीएफसी, ऑटोज, आईटी में एक कॉन्ट्रेरियन बाय कॉल है, एफएमसीजी, मेटल और सीमेंट, ये प्राथमिकता के क्षेत्र होंगे। तो मार्केट्स को लेकर गौरांग सर का व्यू आपने सुना, और अलग अलग सेक्टर्स जहां पर वो अपनी राय रणनीति भी बता रहे हैं। अब चलते हैं अलग अलग शहरों में, बातचीत करते हैं अपने दर्शकों से। पहले चलते हैं दिल्ली। हमारे साथ पल्लवी मैम वहां पर मौजूद हैं। पल्लवी मैम नमस्कार। पहले तो दिल्ली में सर्दी पड़ने लग गई लग रहा है शायद। ये सब पड़ रही है सर्दी तो। आज तो बहुत फॉग भी था, मैंने सुना वहां पर। हाँ, फॉग भी है। चलिए, क्या करते हैं पल्लवी मैम आप? मैं एलआईसी एजेंट हूँ। ओके, और मार्केट्स में कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैं एक्चुअली फैमिली पोर्टफोलियो बीच में किया था, लेकिन फिर छोड़ दिया था, इतना टाइम नहीं दे पाती इसलिए। मार्केट ने छुड़वा दिया या आपने छोड़ दिया? दोनों। अच्छा, तो पल्लवी मैम क्या इन्वेस्ट करते हो आप, क्या फिलॉसफी रखते हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो?
मैंने बोला ना कि फैमिली पोर्टफोलियो है मेरे पास, तो मतलब फैमिली मेंबर्स का भी जो सजेशन वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर लेती हूँ। और कब और से आप बाकी वैसे वैसे कब से आप ट्रैक कर रहे हो मार्केट को, कब से इन्वेस्ट कर रहे हो? 1 ईयर। अच्छा, 1 ईयर से ही खाली ट्रैक कर रहे हो? हाँ हाँ। तो कैसा रहा 1 ईयर का जर्नी आपका? मिक्स्ड है, मिक्स्ड मतलब पहले स्टार्टिंग में काफी प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर एकदम से लॉस हुआ। तो अच्छा, अभी हस्बैंड के इन लॉज के हैं मेरे पास शेयर्स, उनका पूछना है, मेरे पास अभी करंटली नहीं ट्रेड कर रही हूँ। ओके। तो कहाँ पर आपने प्रॉफिट कमाया, कहाँ पर लॉस खाया? बजाज फाइनेंस में लॉस हुआ मेरे को, हाँ। बाकी फिर ऑप्शंस में कर रही थी ज्यादा। अच्छा, तो फिर आपने ऑप्शन छोड़ दिया उसके बाद? हाँ, अभी नॉट इन टच। ओके, तो आप कैश मार्केट के शेयरों में ट्रेड करते हो, राइट? नहीं, अभी नहीं ट्रेड कर रही हूँ, अभी हस्बैंड और इन लॉज के शेयर्स हैं, उसका पूछना है मेरे को। ओके, तो बताइए आपका पहला सवाल। बजाज फाइनेंस है 40 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 70 to 100 रुपीज। ओके, और क्या सोचा है आपने, कितना टाइम तक आप इसमें बने रहोगे? शॉर्ट टर्म के लिए सोचा है तो उन्होंने। शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। गौरांग सर, बजाज फाइनेंस एक मतलब क्वालिटी वाइज तो बढ़िया कंपनी है ही। पिछले 10-12 साल के आंकड़े जो मैंने पढ़े हैं, ये शायद सबसे ज़्यादा CAGR देने वाली कंपनी है पूरे निफ्टी 50 में। वो बात अलग है कि वो टर्न अराउंड स्टोरी भी इसी ड्यूरेशन में हुई थी, इसीलिए वो आंकड़ा ज़्यादा बड़ा दिखता है बाकी कंपनी से कंपैरिजन में। क्वालिटी में तो रेस्ट एश्योर्ड है। सो अब अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो क्या करना चाहिए इन्हें? तो सुमित, देखिए, जैसे बाजार के ऊपर एक राय हमने आपके सामने रखी, और मेरे ख्याल से ये आने वाले साल तक पहले 3 महीने जो है, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि बहुत जल्द हम तीसरी तिमाही के नतीजों के बारे में बातचीत करेंगे, और उसके बाद 1 फरवरी 2023 में माननीय वित्त मंत्री जी बजट हमारे समक्ष रखेंगे। तो बाजार इसी बातों को लेकर के मेरे ख्याल से दो तरफा आपको चाल देगा। अगर इनका नजरिया छोटी अवधि का परिवर्तन करके थोड़ा बहुत लंबी अवधि का सोचते हैं, तो पहले तो बजाज फाइनेंस पर बुनियादी तर्क यानी कि फंडामेंटली हमारी खरीदारी की राय है। अगर आप हमें पूछते हैं तो 8,800 का लक्ष्य हम रखते हैं। इनके पास 7,200 पे 40 शेयर है, मौजूदा स्तर करीबन 6,680 के आसपास। अगर निवेश लायक पूंजी है, अगर ये जोड़ना चाहते हैं तो इस स्तर पर नहीं, लेकिन 6,500 के आसपास जब कभी भी आता है तो ये चाहे तो थोड़ा बहुत और निवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि ये लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी बातें आपने भी रखी है सुमित, एक तो सबसे शानदार कंपनी है ये। इनकी पेनिट्रेशन सेमी अर्बन, रूरल, मेट्रो सभी जगहों पर है। प्रोडक्ट्स इनके पास बेहतरीन है, मैनेजमेंट काफी बेहतरीन है, और हमारा ये मानना है कि पूरा वित्तीय क्षेत्र जो है यानी कि बैंकिंग और फाइनेंस, ये क्रेडिट डिमांड को लेकर के बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकता है, जहां पर इनके निम्स और नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। तो अगर ये अपनी विचारधारा और समय में परिवर्तन कर सकते हैं, पहले तो बने रहें, और अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो 6,500 के नीचे और उसके आसपास आता है तो और भी जोड़ सकते हैं। लेकिन ये बाजार छोटी मध्यम अवधि के लिए फिलहाल कामकाज करने वाला नहीं है। आप LIC एजेंट है, आपने फ्यूचर्स ऑप्शन में भी कामकाज किया है। मैं आपको एक राय देना चाहूंगा, आपने पूछा नहीं, लेकिन हो सके तब तक कैश मार्केट में ही आप खरीदारी करके निवेशित रहने का मन बनाएं। ये फ्यूचर्स ऑप्शंस, पुट कॉल काफी लोगों को धराशायी कर देते हैं, और अपनी पूंजी में नुकसान भी काफी बहुत हो जाता है। पल्लवी मैम, आपने एक्सपीरियंस किया क्या जो गौरांग सर बोल रहे हैं कि काफी लोगों को धराशायी कर देता है फ्यूचर एंड ऑप्शन? यस सर। बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रेडिंग और बहुत ज़्यादा एक्टिव जो पोजीशंस है वो लेनी पड़ती हैं, तब जाके कहीं ये कुछ हद तक प्रॉफिट्स में आता है। लेकिन अदरवाइज आपको बने रहने की राय बजाज फाइनेंस को लेकर गौरांग सर ने दी है। आगे भी आपसे हम पल्लवी मैम बातचीत करेंगे, और अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ आनंदिता मैम मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। आनंदिता मैम, कल मैच देखा था क्या आपने? हाँ। किसको सपोर्ट कर रहे थे आप, अर्जेंटीना को या फ्रांस को? ऑब्वियसली अर्जेंटीना। और ऑब्वियस प्लेयर भी आपका मेसी रहा होगा? ऑब्वियसली। लगा था आपको जीत जाएंगे सेकंड हाफ तक आते आते? फर्स्ट हाफ तो बहुत डोमिनेंट था, तो आपको लगा था कि सेकंड हाफ में इतना ट्विस्ट एंड टर्न होंगे, इतना एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, ऐसे पेनल्टी शूटआउट में जाके गेम कहीं खत्म होगा? नहीं, पूरा विश्वास था मेसी के ऊपर। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपको मैच?
सॉरी, आपको बढ़िया लगा मैच? मतलब बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा, आप फाइनल में? बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा अनंता मैम, तो कैसे ट्रेड करते हो आप? क्या फिलॉसफी आपकी? कब से हो आप मार्केट में? मैं 2008 से हूँ मार्केट से, ओके। और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती हूँ। तो मुझे अभी जानना है कि जैसे एसीसी वो 12 रुपीज तक जाता था, लेकिन अभी 21 हो गया। अभी इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा क्या? अच्छा, आप एचसीसी के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा हाँ, अनंता मैम, ये आप जब 2008 से इन्वेस्टेड हो तो आपने 200 रुपए का दाम भी देखा होगा एचसीसी का? नहीं, तब मैं एसीसी फॉलो नहीं करती थी। ओके। तब मैंने टाटा पावर खरीदा था, वो 434, और वो 1400 रुपया तक गया था। हाँ, वो स्प्लिट हुआ था उसके बाद। हाँ, उसके ये हुआ था। ओके। और मैं वो टाटा मोटर्स में भी किया था, जब वो स्प्लिट किया था ना, हाँ 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 हाँ, 390 जी तक। जी। हाँ, वहां पर 550 में मैंने बेचा, फिर वहां पर भी कुछ प्रॉफिट कमाया। तो ये वो मैं शुरू से लॉन्ग टर्म के टाटा मोटर्स या टाटा पावर, टाटा ग्रुप में आप इन्वेस्ट करते हो या कोई और भी आपने चुना नहीं कभी? नहीं, इंफोसिस है। ओके। इंफोसिस भी मैंने किया था, वो 1000 रुपया हो गया था एक स्प्लिट करके। तो आप लोगों ने कुछ रखा है वहां से लेके अब तक, या सब आप पोजीशन से निकल गए? नहीं नहीं, अभी निकल गए। ओके। अच्छा गौरांग सर, इन्होंने मतलब पुराने ट्रेडर हैं और पुराने इन्वेस्टर रादर, और करीब करीब 1.5 दशक के आसपास का समय इन्होंने बाजार में गुजार लिया है। तो एचसीसी इनका पहला सवाल है, ये इसमें निवेश करना चाहती हैं। 21-30 के मौजूदा स्तरों पर है। रिसेंटली न्यूज़ फ्लोज काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं इसको, भले आईडीबीआई का स्टेक सेल हुआ हो, लेकिन डेट रीपेमेंट और पॉजिटिव आउटकम, ये सब चीज़ें तो आ ही रही हैं। इंजीनियरिंग मावल तो ये पहले ही बना चुके हैं, वो बात अलग है, डेट को लेके कंसर्न्स में रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या करना चाहिए एचसीसी में अदरवाइज? तो सुमित, ये स्वयं काफी अनुभवी हैं। अच्छा खासा समय इन्होंने बाजार में बिताया है और अच्छा अनुभव भी है इनको। ऐसे अनुभव को लेकर के आपको सक्षम और मजबूत कंपनियों पर देखना चाहिए। एचसीसी, अगर आप इतिहास देखें पिछले सालों का, तो बहुत ही नकारात्मक परिस्थिति, और जब ये अभी सुमित भी बता रहे थे डेट को लेकर के, ऑर्डर बुक को लेकर के, एग्जीक्यूशन को लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं मैडम। तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई अगर कोई और कंपनी में निवेश आप बना सकते हैं मन, या आप एक बदलाव या परिवर्तन के लिए आप तैयार हो, तो मेरी राय में केएनआर कंस्ट्रक्शंस और पीएनसी इंफ्रा, ये दोनों कंपनियां एचसीसी के मुकाबले काफी अच्छी और मजबूत कंपनियां हैं। ऑर्डर बुक अच्छी है, बैलेंस शीट काफी साफ सुथरी है, और जो ऑर्डर बुक होती है उनकी एग्जीक्यूट करने की रन रेट भी इनकी काफी बेहतर है एचसीसी के, अगर आप तुलना करें तो विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा एचसीसी के ऊपर क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हमारी राय में केएनआर कंस्ट्रक्शंस और पीएनसी इंफ्रा, ये दो बेहतर विकल्प होंगे। अनंता मैम, एक बात बताएं, आपने जो पहले नाम लिए थे वो थे टाटा पावर, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, और ये सब मतलब इंफोसिस, मुझे जानना है, और 2 क्वेश्चन है मेरा, टाइटन और इंफोसिस, Okay. उसमें निवेश करना ठीक रहेगा क्या? अच्छा, गौरांग सर चलिए आप यही कंटिन्यू कर दीजिए कि इन्फोसिस और टाइटन, इनमें इन्वेस्ट करें क्या? तो मैडम, आप टाइटन, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के बारे में पूछते हैं एक तरफ, हाँ, और एक वही मेरा सवाल था कि कहाँ इन्फोसिस, टाइटन, टाटा पावर, टाटा मोटर, और कहाँ एचसीसी आउट ऑफ द ब्लू। इसीलिए मैं भी इस पे चौंक गया था। खैर, आप क्या राय रखते हैं गौरांग इस पे? बिल्कुल, बेशक आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, और आईटी क्षेत्र के ऊपर तो सुमित मुझे लग रहा है कि शायद तीसरी चौथी तिमाही में थोड़ा बहुत दबाव रहेगा नतीजों को लेकर के, लेकिन अगले साल यानी कि अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल 2023 से लेकर के आगे हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आईटी क्षेत्र में आएगा, और एक बहुत बेहतरीन मौका है अगर किसी निवेशक को आईटी रिलेटेड एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छे लगते हैं आईटी, तो इन्फोसिस और टाइटन इनफैक्ट दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों पर हमारी खरीदारी की राय है। तो मैम आप, अनंता मैम, आप दोनों पे पोजीशन ले सकते हैं, टाइटन पर भी और इन्फोसिस पर भी, और एचसीसी से बेटर ऑप्शन आपको गौरांग ने सुझाई दिए हैं, पीएनसी और केएनआर, उनको आप एटलीस्ट देख सकते हैं। आगे भी हम आपसे बातचीत करते हैं। लता मैम हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से, और काफ़ी समय से वेट भी कर रही हैं। लता मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, जयपुर में सर्दी नहीं पड़ रही क्या? नहीं पड़ रही है, सुबह और शाम की पड़ रही है, दोपहर में काफी धूप रहती है यहाँ पर। चलिए बढ़िया। तो मैम आप कब से हो मार्केट में? मैं पिछले 5-6 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ।
आप ट्रेडिंग करते हो 5-6 साल से? हाँ जी। ओके, तो आप एक्टिवली कैसे, कैश मार्केट में, एफ&ओ में कैसे ट्रेड्स करते हो? मैं कैश में ज्यादा काम करती हूँ। तो आज पोजीशन लिया इंट्राडे में इधर या BTST में, ऐसे करके ट्रेड करते हो आप? एक्चुअली में मैं लॉन्ग टर्म पे ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ। मुझे लगता है कि जब 15 to 20% अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर मैं उससे बाहर निकल जाती हूँ। फिर Okay. जब मार्केट थोड़ा डाउन होता है तो फिर मैं उसमें काम करती वही सेम स्टॉक्स में या फिर नए स्टॉक निकाल लेते हो आप उस टाइम पर? हूँ। जनरली जैसे मारुति है, हाँ। SBI है, असाई इंडिया लिमिटेड है और अल्ट्रा ट्रैक है। तो मतलब क्वालिटी नेम्स को आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, आप उसी में ही नीचे ऐड करते हो, ऊपर बेच देते हो, राइट? हाँ, मैं ब्लू चिप कंपनी में ज्यादा काम करती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा लता मैम, क्या सवाल है आपका? मेरा है कि मेरे पास 1200 शेयर्स हैं SBI के एट द रेट ऑफ 602 ओके, और 1800 शेयर्स हैं असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड के एट द रेट ऑफ 605। ओके। तो मैं इनको 2-3 साल के लिए रखना चाहती हूँ, तो मुझे आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? अच्छा लता मैम, ये SBI नए ऑल टाइम हाईस के करीब ही पहुंच गया था, 630-20 तो इसका नया हाई उसके था। बाद तब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। उस टाइम मेरे पास 2000 शेयर थे। ओके, तो ये उसमें से बचे हुए शेयर है या वो निकाल के आपने नए पोजीशन वो ले लिया? निकाल के फिर मैंने नई पोजीशन बनाई है। ओके ओके, तो गौरांग सर, जी जी, 588, 587 ऐसे एवरेज करके मेरे 602 एवरेज आई। ओके। गौरांग सर, एक्टिवली मार्केट्स में ट्रेड करते हैं और सबसे बढ़िया चीज़ कि ब्लू चिप कंपनियों के साथ ही रहती हैं। SBI जैसा क्वालिटी नाम इनके पास है और 605 के दाम पर इनकी खरीदारी या 608 के दाम पर खरीदारी, वहीं पर ये अभी कामकाज कर रहा है। और दूसरा नाम है असाही इंडिया ग्लास, ये भी डोमिनेंट प्लेयर है। तो क्या करना चाहिए इनको अगर ये मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म होल्ड कर ले तो? बेहतरीन कंपनियों में निवेश करती हैं, इनको 5-6 साल का अनुभव भी है और सबसे अच्छी बात इनकी मुझे ये लगी सुमित कि 15-20% मिलता है तो मुनाफा बांध लेते हैं, मतलब लालच को बिल्कुल लाते नहीं। और शेयर बाजार में ये सबसे प्राथमिकता का एक मापदंड है, अनुशासन है कि आप लालच न रखें शेयर बाजार में, क्योंकि जब भी शेयर बाजार में लालच आती है तो आपका मुनाफा भी होता है तो नुकसान में वो परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि लोगों को अक्सर ऐसा चाहिए कि मुझे और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए, और वो और कुछ मिलने के इंतजार में जो मिलता है वो भी गवा देते हैं। और मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि अगर आपको बैंक FD में 5-6% मिलता है या कम मिलता है टैक्स काटने के बाद, बाकी अन्य एसेट क्लासेस में कम मिलता है, और अगर आपको शेयर बाजार 15-20% देता है सालाना या 1.5 साल में, तो मेरे ख्याल से ये आपको संतुष्ट होना चाहिए और आपको निरंतर मुनाफा बांध करके अगले विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले तो मैम, अभी मैं जब टिप्पणी कर रहा था बाजार को लेकर के, जब सुमित ने मुझे प्रश्न पूछा था, तो हमने वित्तीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी। बैंकिंग एंड फाइनेंस हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस होगा आने वाले समय। क्रेडिट डिमांड बेहतर हो रही है, बैलेंस शीट की हालत अच्छी हो रही है, सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट की खास करके जो परिस्थिति है वो वहां पर बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, और आने वाले समय में नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन भी अच्छे हो जाएंगे, ग्रॉस और नेट जो प्रोविजन NPAs होते हैं वो नीचे आएंगे, और हमें लग रहा है कि करीबन 700-750 के आसपास अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो ये पहुंच सकता है। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेशित रहें, 580-550 के आसपास अगर आता है, अगर आपके पास और जोड़ने की राशि है लंबी अवधि के लिए तो आप और भी जोड़ सकते हैं। असाई इंडिया ग्लास, सुमित जो शेयर इन्होंने बताया, मैंने बैलेंस शीट देखी है, कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। और जो कंपनी ये रही है और उनका जो मार्केट शेयर है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी बेहतर है, इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, मैनेजमेंट को भी लेकर के कोई ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं लगे हुए। तो अगर ये चाहे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अभ्यास करके अपना मन बनाए, और अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, ये अगर यहाँ से निकलना है, अगर ये मन बना लेते हैं, तो ऑटो क्षेत्र में महिंद्रा एंड महिंद्रा को पसंद करूंगा, राय दूंगा। अगर चाहें तो ये परिवर्तन कर सकते हैं M&M। ओके, तो M&M एक और विकल्प है जिसके ऊपर, जी लता मैम, क्योंकि एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है तो इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया लता मैम अपना समय हमें देने के लिए। अनिता मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पल्लवी मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। गौरांग सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए।
एक्सक्लूसिव एक आ रही है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, वो है स्ट्रेटेजिक विनिवेश पर। सरकार की एक नई पहल है जिसमें जो तरीका है उसके अंदर कुछ बदलाव होने की बातचीत हो रही है। ये पूरी अपडेट पहले लक्ष्मण जी से ले लेते हैं, इसके ऊपर और डिटेल भी लेंगे। कंपनी के वैल्यूएशन के तौर तरीके के अंदर बदलाव हो सकता है। लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। लक्ष्मण जी, जो विनिवेश का लक्ष्य है वो 31 मार्च तक ऑब्वियसली कंपनियों को, मतलब सरकार को पूरा करना ही होता है, तो उससे पहले कुछ अपडेट्स आ रहे हैं इस पूरे स्पेस को लेकर, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, यहाँ जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार जो है पूरी सरकारी कंपनियों का जो स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट होता है, विनिवेश होता है, उसके वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा उसमें बदलाव चाहती है। ये बदलाव चाहती है इस वजह से क्योंकि पिछले दिनों कुछ जो कंपनियां स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की गई उसके बाद कई सारे सवाल भी उठ खड़े हो रहे थे। जैसे LIC की लिस्टिंग की गई और वहां पे आपने देखा कि लिस्टिंग के बाद कीमतों में किस तरह गिरावट आई। दूसरी तरह आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी सरकार स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करना चाहती है, लेकिन उसके कोर एसेट, नॉन कोर एसेट के वैल्यूएशन को लेकर मामला पेचीदा फंसता जा रहा है। या फिर ऐसी कंपनियां जो शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है उनका वैल्यूएशन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो अलग अलग तौर तरीके होते हैं जिसको सरकार समय समय पर अपनाती है, लेकिन अब चाहती है सरकार कि उसमें एक बदलाव किया जाए। और सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि बदलाव करने का फैसला सैद्धांतिक तौर पर ले लिया गया है। अब बदलाव क्या हो इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है, वैल्यूएशन कमेटी, जिसमें विनिवेश विभाग और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी शामिल है, एक्सपर्ट भी हैं। और उस वैल्यूएशन कमेटी की बैठक इसी हफ्ते होने की संभावना है, पहली बैठक। और वैल्यूएशन कमेटी जो सिफारिश करेगी उसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और फिर वैल्यूएशन का एक नया तरीका आप देखेंगे जहां पर बेहतर वैल्यूएशन सरकारी कंपनी का दिखेगा। नहीं, लक्ष्मण जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा लक्ष्मण जी, इसमें मुझे अगली बात यही पूछनी थी, क्या इसको मान के चलें कि ये इनिशियल स्टेप होगा और ज्यादा विनिवेश तेज होने वाला है? दरअसल विनिवेश की प्रक्रिया तेज होगी इससे, क्योंकि वैल्यूएशन में के पेंच की वजह से कई बार विनिवेश अटका हुआ है। इसके दो एग्जांपल मैंने आपको दिए, जैसे कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो नॉन कोर एसेट है, उसके लैंड है, उसके वैल्यूएशन को लेकर विनिवेश विभाग, रेल मंत्रालय के बीच में लगातार पत्राचार हो रहा है, उस पर एक सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। BEML, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका आपने देखा कि विनिवेश का फैसला लिया जा चुका है, लेकिन उसके नॉन कोर एसेट का वैल्यूएशन होने में दिक्कत हो रही है, डीमर्जर की प्रक्रिया लंबी चल रही है। तो ये वैल्यूएशन के नए तरीके के तहत इन सब पहलुओं का भी ध्यान रखा जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर फर्दर डिटेल से चर्चा करने के लिए। तो गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन को और बेटर और जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए सब कदम उठाए जा रहे हैं। जो एग्जांपल सभी लक्ष्मण जी ने दिए, जिसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हुआ, कंटेनर कॉर्प हुआ, इनकी प्रक्रिया या इनकी स्टेक सेल की प्रक्रिया, एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया और थोड़ी तेज हो सकती है। SCI करीब 3-3.5% ऊपर और कंटेनर कॉर्प मोर लेस फ्लैट स्टोन पे अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और खबरों पर बातचीत करते हैं।